वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। केवीएस की बहुत सारी ग्रामर को डिस्कस करने के बाद में आज से हम यूपी टीजीटी इंग्लिश के चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू कर देंगे। आज का जो टॉपिक है लिटरेचर पोर्शन से मैंने विलियम शेक्सपियर का एक मोस्ट फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिया है। इस प्ले का फुल टाइटल है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर द ज्यू ऑफ वेनिस। इस प्ले का जो सोर्स है वो क्रिस्टोफर मार्लो के द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया गया है। प्ले को लिखा गया है 1596 से लेकर के 1599 के बीच में। पहली बार इसको पब्लिश कराया गया था क्वार्टो 1600 में। बाद में इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश कराया गया। जेनर इंपॉर्टेंट है, जेनर है इस प्ले का ट्रेजिक कॉमेडी। चलिए अब सेटिंग देख लेते हैं। प्ले की सेटिंग है वेनिस और बेलमोंट जो इटली में है। इस प्ले में आपको बता दें कि 2 मेन प्लॉट हैं और 2 सब प्लॉट हैं, जिसमें मेन प्लॉट्स में आपको द बॉन्ड स्टोरी और सेकेंड जो मेन प्लॉट है द कास्केट स्टोरी मिल जाएगा। पहला जो सब प्लॉट है वो है द ट्रायल और द कोर्ट सीन। दूसरा जो सब प्लॉट है वो है रिंग एपिसोड। और इसके अलावा एक और आपको एपिसोड देखने को मिलेगा, वो है लोरेंजो और जेसिका का एपिसोड। ठीक है, चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं अपने प्ले की स्टोरी को। देखिए इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं आपके सामने हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस, ओके, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागोन आर द सूटर्स टू पोर्शिया। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस से आप स्ट्रेस कर लीजिए कि जो टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो के लिए आया हुआ है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए जैसे शैलॉक एक्सेट्रा। बस्सैनियो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। सोलेनियो, सलारिनो एंड ग्रेशियानो आर फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो। लोरेंजो इज इन लव विद जेसिका। शाइलॉक ए ज्यू। लॉन्चल्यूट गैबो ए क्लोन सर्वेंट टू शाइलॉक। पोर्शिया ए रिच हेरेस। नेरिसा wedding married to Portia. Jessica daughter to Shylock. Tubal a Jew. Stefano and Balthazar are servants to Portia. Leonardo servants to Porcio. चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो समरी है प्ले की वो मैं आपको अब लाइंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम जब सिर्फ समरी डिस्कस करते हैं तो समरी डिस्कस करते वक्त कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं। तो जो लर्नर्स होते हैं जैसे हम लोग, तो स्टोरी जो होती है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए यही है कि हम फुल स्टोरी, सारे कैरेक्टर्स, इन चीज़ों को आराम से डिस्कस करें, जो कि केवल समरी में पॉसिबल नहीं है। तो आज से मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए पहले फुल स्टोरी आपको करवाऊँ, बाकी लाइन टू लाइन आप लोग तो पढ़ ही लेंगे। ठीक, केवीएस माफ़ कीजिएगा, टीजीटी के बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो ट्रांसलेशन तो उनके बाएं हाथ का खेल होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। वेनिस एक बहुत ही वैभवशाली नगरी है। उसमें एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता है। वो काफ़ी दयालु और धनी है। वेनिस के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। और एंटोनियो का जो व्यापार है वह है मसालों का व्यापार। उसके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं जो अलग अलग देशों में जाकर मसाले लेकर आती हैं। लेकिन उसके व्यापार को एक खतरा है, कहीं उसकी जहाज समुद्र में डूब ना जाए। तो बेसेनियो एक व्यक्ति है जो वेनिस में रहता है, एंटोनियो का मित्र है। एंटोनियो से जो बेसेनियो है वो कई बार पैसे मांगता रहता है, उधार ले चुका है, और इस बार उसको फिर से पैसों की ज़रूरत है। वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे एंटोनियो जैसा दोस्त मिला है, क्योंकि वो पैसे मांगने के लिए एंटोनियो के पास चला जाता है। तो बसेनियो एक बहुत सुंदर और खर्चीला आदमी भी है। उसे अभी पैसों की ज़रूरत है जिससे वो अच्छे कपड़े पहन सके और अपने नाम को अमीर दिखाकर पोर्शिया नाम की लड़की को पटा सके। अच्छा नहीं लगेगा, उसके स्वयंवर में जा सके। जी, तो एंटोनियो जो है, एंटोनियो के पास में बसेनियो पैसे मांगने के लिए आता है, लेकिन एंटोनियो के पास अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने अपना सारा धन अपने जहाज़ों में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन वह अपने मित्र को एश्योर करता है कि वह किसी से भी पैसे उधार ले ले, मेरे जहाज जब वापस आएंगे तो मैं उसको उन पैसों से आपको दे करके
समय पर पे मतलब माफ कीजिएगा, समय पर लौटा दूंगा जी। तो वेनिस में शैलॉक नाम का एक आदमी है जो लोगों को पैसे देता है और अच्छे ब्याज पे देता है, लेकिन ठीक। तो चूंकि पैसों की ज़रूरत है तो ये जो एंटोनियो और बेसेनियो हैं ये दोनों उसके पास जाते हैं, और जो व्यक्ति है शाइलॉक जो पैसे देता है वो 3,000 डकेट्स मांग रहा है ब्याज के लिए। तो शाइलॉक उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा ब्याज मांगता है। ये सुन करके एंटोनियो से बहुत बुरा भला कहता है कि तुम लोगों से इतना पैसा वसूलते हो। तो ऐसा सुनकर जो शाइलॉक है वो एंटोनियो से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बिना किसी ब्याज के पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा उधार, लेकिन 90 दिन के अंदर अगर तुम पैसा मुझे समय पर नहीं लौटा पाए तो मैं एंटोनियो यानी तुमसे, पैसा तो मैं बेसेनियो को दे रहा हूं, तुमसे तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। तो बेसेनियो इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जो एंटोनियो है उसको अपने बिजनेस यानी अपने जहाजों पे उसे काफी भरोसा है कि वो उसे समय पर पैसे लौटा देगा, और इसलिए वो इस शर्त को लेकर के तैयार हो जाता है। अब इधर पैसे मिलने के बाद में बेसेनियो अपने एक मित्र ग्रेशियानो के साथ बेलमाउंट चला जाता है। नेम ऑफ प्लेस है बेलमाउंट, जहां पर पोर्शिया नाम की लेडी रहती है। दूसरी तरफ पोर्शिया अपनी नौकरानी नेरिसा के साथ, कैरेक्टर्स याद रखिएगा, नेरिसा के साथ अपना दुख व्यक्त कर रही है कि उसके पिताजी ने जो शर्त रखी है कि पोर्शिया से सिर्फ वही व्यक्ति शादी कर सकता है जो इन 3 छोटे संदूकों में से सही संदूक को चुनेगा, वही इंसान पोर्शिया से शादी करेगा। इसलिए वो थोड़ा दुखी है, क्योंकि उसको डर था कि अगर कोई किसी गलत पहेली का उत्तर कोई चूज कर लेगा, मतलब ये जो पहेली है जो स्वयंवर उन्होंने रखा है उसके पिताजी ने, अगर उसके कोई जो उसका स्वयंवर के लिए लोग जाएंगे वहाँ जी, तो वो दुखी इसलिए है क्योंकि लोग इस पहेली का उत्तर देने में फेल हो रहे हैं, और 3 छोटे संदूकों में से 3 छोटे संदूक, एक जिनमें से एक सोने का है, एक चांदी का है और एक लीड का है, वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हुए हैं लोग। ठीक, तो यही एक पहेली है जो लोग ऑप्शन के रूप में जो ये कास्केट है, संदूक जिसको कहते हैं, उसको चुनना है। जो करेक्ट संदूक चुनेगा उसी से पोर्शिया की शादी होनी है। बिल्कुल। तो ये किस्मत आजमाने के लिए बहुत सारे राजकुमार आए रहते हैं, जैसे एक किंग ऑफ मोरक्को है, वो भी आया हुआ है, अभी ऊपर आपने कैरेक्टर में पढ़ा था, लेकिन पोर्शिया उससे शादी करने के लिए रेडी नहीं होती क्योंकि उसको पसंद नहीं आता, शायद काला वगैरह रहा होगा, तो अजीब सा भी लग रहा होगा इसलिए। तो मोरक्को का जो राजकुमार है वो भी इस बात को कहता है कि अगर वो पोर्शिया से शादी नहीं कर पाया तो वो शादी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने करेक्ट कास्केट को चूज किया तो पोर्शिया को उससे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो। लेकिन वह सही संदूक को चुनने में असमर्थ रहता है। कितनी अच्छी बात है। तो वह सोने का संदूक चुन लेता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे करके पूछा जा सकता है कि जो किंग ऑफ मोरक्को है वो कौन सा कास्केट चूज करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से समरी वगैरह में देखते चलिएगा। तो वो सोने का संदूक चुनता है, कास्केट चुनता है, जो पोर्शिया से शादी करने के लिए सही संदूक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो उसका गेस था वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर वहां एरागॉन के राजकुमार आते हैं। ठीक, ये दूसरा आपका प्रिंस है, किंग है, जो भी है, वह भी अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन वो भी क्या करता है, गलत संदूक को चुनता है। वो क्या चुनता है, वो चांदी वाला संदूक यानी कि सिल्वर कास्केट को चुनता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस फंसेंगे, या आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिमाइंड करते चलिएगा। तो वो चांदी का संदूक चुनता है जो कि बहुत ही गलत है। गलत का मतलब वो ऑप्शन में नहीं रहता बिल्कुल, तो इसलिए उन्हें भी वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद बेसेनियो की बारी आती है। तो बेसेनियो को देख करके पोर्शिया भी मनी मन चाहती है कि मैं इसी से शादी करूं, और इत्तेफाकन ऐसा होता है कि जो बेसेनियो होता है उसने करेक्ट कास्केट को चुना होता है, लीड का कास्केट। ठीक, वो उसको चूज करता है और फिर पोर्शिया की शादी उससे हो जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं, काफी हैप्पी रहते हैं। और दूसरी तरफ अब वो समय आ जाता है जब बेसेनियो का दोस्त जी हाँ, एक चीज़ आपको मैं ये भी बता दूं कि बेसेनियो की शादी तो होती है पोर्शिया के साथ में, इसके साथ साथ जो बेसेनियो है उसका जो दोस्त है ग्रेशियानो, वो पोर्शिया की जो सर्वेंट रहती है ना नेरिसा, उसके प्यार में पड़ जाता है और वो भी उससे शादी कर लेता है। तो पोर्शिया और नेरिसा दोनों अपने पतियों को ना अपने अपने पतियों को सोने की अंगूठी देती हैं और उसे कभी अपने आप से ना अलग करने का अश्योरिटी देती हैं कि मतलब कभी अलग ना करें इसको। इसी बीच अब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब इसके बाद में वो समय आ जाता है जब एंटोनियो के पास एक खबर आती है कि उसके जो सारे जहाज हैं वो समुद्र में कहीं खो गए हैं। तो भाई
ये तो बहुत विडंबना हो गई। अब वो पैसे कैसे देता शैलॉक को? तो क्या होता है कि वो जब उसके जहाज खो गए हैं तो इस वजह से उसका लॉस होता है, तो लॉस होता है तो पैसे मिलते नहीं है, तो वो शैलॉक को समय पर पैसे नहीं लौटा सकता, नहीं लौटा पाता। लेकिन शर्त के मुताबिक एंटोनियो को अगर वो समय पे पैसे नहीं लौटाएगा तो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस जो है वो लेना पड़ता। अब इधर काफी चक्कर में पड़ गए सब लोग जी। और जब इस घटना की जानकारी बसेनियो को दी जाती है तो बसेनियो पोर्शिया से बहुत ही जल्दी पैसे लेकर के वेनिस लौट आता है। बता दें आपको कि पोर्शिया एक धनी व्यापारी की बेटी रहती है जी। तो बसेनियो पैसा लेकर के वो वेनिस लौट आता है एंटोनियो को बचाने के लिए। लेकिन तब तक जो शैलॉक होता है वो एंटोनियो को अदालत में ले जाता है और अपनी शर्त को बताता है कि मुझे 90 दिन में पैसे मिलने थे। शर्त के मुताबिक यदि 90 दिन में पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ले लूंगा और लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी शर्त कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन बेसेनियो उसी समय वहां आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे ब्याज समेत दूंगा और तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूं, लेकिन तुम मेरे मित्र को जाने दो। इस बात पे शैलॉक मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी शर्त के हिसाब से 1 पाउंड मांस ही चाहिए। जैसे ही शैलॉक अपनी तलवार उठाता है और एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक वकील बाल्थज़र नाम का वकील, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तभी एक वकील बाल्थज़र नाम का वहां आता है, उसको रोक लेता है ऐसा करने से। और वो वकील जो होता है ना, वो एंटोनियो की तरफदारी करते हुए कहता है कि कोई भी वेनिस का व्यक्ति दूसरे वेनिस के व्यक्ति का खून नहीं निकाल सकता। ठीक, तो इस पर शैलॉक कहता है कि लेकिन शर्त के मुताबिक मुझे 1 पाउंड मांस लेना है और कुछ नहीं। तो वकील इस पर कहता है कि ठीक है, यदि तुम 1 पाउंड मांस लेना ही चाहते हो तो ले लो, लेकिन हमारी ये शर्त है कि तुम एक भी खून की बूंद जमीन पर नहीं गिराओगे। भाई ये कैसे पॉसिबल था? जब किसी चीज को कट किया जाएगा तो उसमें से जो ब्लड है वो तो बाहर आएगा ही। ठीक, तो अब वो खुद ही फंस गया इस बात पे। जो शैलॉक होता है वो फंस जाता है और वो डर भी जाता है। तो अब वो बसेनियो से पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उस वक्त बसेनियो देता रहता है लेकिन वो नहीं लेता है। लेकिन अब वो जो शैलॉक है वो रेडी हो जाता है और वकील भी यह मना कर देता है कि तुमने पहले ही मना कर दिया है, अब तुम्हें 1 पाउंड मांस लेना ही होगा, और वो भी खून की एक भी बूंद के बिना, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब वो घबरा गया। तो इस पर शैलॉक कहता है कि मुझे अब 1 पाउंड मांस भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे पैसे चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है। ठीक, तो उसने एक वेनिस के आदमी को मारने की कोशिश की। अब डिसीजन कुल मिला के यही आता है कि जो शैलॉक को अपनी आधी संपत्ति वेनिस के नाम करनी होगी, आधी संपत्ति एंटोनियो के नाम करनी होगी। लेकिन एंटोनियो उस पर दया दिखाते हुए कहता है कि मुझे शैलॉक की संपत्ति नहीं चाहिए। एंटोनियो है ही दयालु, तो वो शैलॉक की संपत्ति को लेने से मना करता है, और लेकिन वह क्रिश्चियनिटी को बहुत बुरा कहता है और इसलिए उसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। क्योंकि शैलॉक ने ऐसा किया रहता है, इसलिए तो वो कहता है कि उसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और अपनी आधी संपत्ति उसे अपनी बेटी के नाम करनी होगी। शैलॉक इसके लिए रेडी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, अब इसके बाद जो वकील होते हैं वो, और जो वकील का क्लर्क होता है बाल्थज़र के साथ में जो क्लर्क होता है, वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। केस खत्म हो गया, डिसीजन सब आ गया। तो अब ये दोनों जो क्लर्क हैं, जो वकील हैं, ये अपने अपने घर जाते हैं। तो एंटोनियो बसेनियो से कहता है कि वकील साहब को इनाम में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि तुमने तो हमारे मित्रों की आप दोनों ने मेरे मित्र की जान बचाई है। तो पहले वो वकील के पास जाते हैं, वकील को कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तो पहले तो वकील मना कर देते हैं, लेकिन बार बार फोर्स करने पे वो ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये सोने की अंगूठी चाहिए। लेकिन भाई वो सोने की अंगूठी कैसे दे सकते थे, क्योंकि इसको तो उनकी पत्नियों ने उन्हें गिफ्ट किया था और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि इसे कभी अपने से जुदा ना करें। लेकिन बसेनियो इसे देने से मना कर देता है, बिल्कुल, क्योंकि अंगूठी उनके प्यार की निशानी है। लेकिन एंटोनियो के कहने पर वो उसे दे देता है। कुछ नहीं ले रहे तो इसको तो ले ही लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो उसने उसके मित्र की जान बचाई है। वकील सोने की अंगूठी लेकर के वहां से चले जाते हैं और दोनों चले जाते हैं कहाँ? यहाँ बेलमोंट, कौन? एंटोनियो एंड बसेनियो। ओके, और जब बसेनियो बेलमोंट पहुंचता है तो उसकी पत्नी पोर्शिया उससे पूछती है कि मेरी दी हुई अंगूठी कहाँ है। अब भाई इस बात पे तो घबरा जाता है बसेनियो, लेकिन उसकी घबराई हुई दशा को देखकर पोर्शिया उससे कहती है कि वहां वकील का भेष बदलकर वो ही आई थी।
यानी जो वकील था वो कौन था, वो पोर्शिया थी, और वो अपने आप को डिस्गाइज करके गई थी, क्या बन करके, बाल्थाजार। और बाल्थाजार कौन रहता है, बाल्थाजार रहता है पोर्शिया का एक सर्वेंट। ठीक है, ये थी स्टोरी। और जो दूसरा क्लर्क था मेरे साथ में, वो क्लर्क मेरी सर्वेंट थी नेरिसा। ठीक। और इसलिए वह सोने की अंगूठी भी मेरे पास ही है। तो इस बात पे बसैनियो बहुत खुश होता है कि तुमने मेरे मित्रों की जान बचाई। इस कहानी का इसी तरीके से अंत हो जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। समरी आप पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बस कहानी का फ्लो ना टूटने पाए इस वजह से मैंने आपको सारी स्टोरी एक बुक में लिख करके इकट्ठा कर करके आपको सुना दी है। बाकी समरी आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी अच्छी लगी हो, कोई सजेशन देना हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।